हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम अकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम पढ़ रहे थे जनरल मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट में हमने 6 यूनिट कवर किए। 7th यूनिट का हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, दैट इज डायरेक्शन। आज हम न्यू टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक आता है सुपरविजन। क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका? सुपरविजन या पर्यवेक्षण। और जो सेकंड टॉपिक आज का आपका आएगा वो आएगा मोटिवेशन। क्लियर है? हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन या पर्यवेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा अकॉर्डिंग टू एम.एस. वाल्टाइज। ठीक है, क्या बोलते हैं ये? हमने रेफरेंस के लिए एक डेफिनेशन का यूज किया है। तो सुपरविजन रिफर्स टू द डायरेक्ट immediate guidance control of subordinate in the performance of their jobs. So basically सुपरविजन के थ्रू या पर्यवेक्षण के थ्रू क्या किया जा रहा है? जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको गाइड किया जा रहा है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड की जा रही है किसी भी वर्क को करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो जो आपका लीडर होगा, जो आपका सुपरवाइजर होगा, वो क्या करेगा? आपको गाइड करेगा, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आपको वो डायरेक्शन भी देगा और क्या करेगा? उस सारी वर्किंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? इमीडिएट गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। टू मेन एलिमेंट्स आर देयर, फर्स्ट इज गाइडेंस और अनदर वन इज कंट्रोल। तो गाइडेंस कर रहा है, गाइड कर रहा है। अब आप उस वर्किंग को प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं, उस चीजों को, उस पूरी वर्किंग को एनालाइज करेगा और कंट्रोल भी करेगा। तो आपको क्लियर है सुपरविजन क्या होता है? अब देखिए, इसे हम आगे और जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि सुपरविजन में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। अब देखिए, सुपरविजन तो आप सभी समझ गए होंगे। वर्ड के मीनिंग से ही आपको क्लियर है कि सुपरविजन कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई लीडर है, वो क्या कर रहा है? वो आपको गाइडेंस दे रहा है और आपको गाइडेंस देने के बाद जब आप वो वर्किंग करते हैं तो उन सारी चीजों को एनालाइज भी करेगा, उन सारी वर्किंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रखेगा अपने ऊपर। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक आई रख रहा है, वो चीजों के ऊपर देख रहा है कि जिस तरीके से उसने गाइडेंस दिया आप उन चीजों को प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो इस सुपरविजन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको यहाँ पर देखेंगे। तो एलिमेंट में आपका फर्स्ट आएगा, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी या नेतृत्व का गुण। लीडरशिप क्वालिटी अगर हम बात करें सुपरविजन की, तो सुपरविजन में बेसिकली क्या होता है? लीडर है, जब लीडर है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज तो होंगी क्योंकि आपका वो सीनियर मैनेजर होगा या आपका हेड होगा, वो आपको गाइडेंस देगा। गाइडेंस हमारे कलीग्स तो नहीं देंगे हमको, या हमारे जूनियर्स नहीं देंगे हमको। गाइडेंस किन से चाहिए? जो मैनेजर्स हैं वो हमको बताएंगे कि आपकी वर्किंग क्या होगी और किस तरीके से करनी है। आप उनको ही रिपोर्ट करते हैं अल्टीमेटली जा करके वर्क करने के बाद। तो आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो लीडरशिप क्वालिटी। अनदर वन इज क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एनवायरमेंट या फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन करना। कहीं ना कहीं वो क्या करता है कि एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करने से बेनिफिट क्या होता है? एक अच्छे और हेल्दी एनवायरमेंट में जब हम काम करते हैं तो हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम वर्क को एंजॉय करने लगते हैं। और जब कभी भी हम वर्क को एंजॉय करते हैं तो हम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं? हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हम जितनी वर्किंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्किंग 12 आवर में कंप्लीट होनी है तो मे बी आप 8 आवर्स में उसको कंप्लीट कर लेंगे, अगर आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको सपोर्ट करता है। तो ऐसे स्टडीज में भी होता है ना, जब हमारा मन लगता है पढ़ने में तो हम कितनी जल्दी जल्दी फैक्ट्स को लर्न कर लेते हैं, कितनी जल्दी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट अगर हमारा मन ही नहीं लगता, अगर एनवायरमेंट ही सही नहीं होता है तो फिर वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। सेम इन दी ऑर्गेनाइजेशन में जब सुपरवाइजर जो होता है, जब आपको सुपरविजन उसके अंदर होता है तो वो आपको क्या करता है? एक अच्छा और हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी वर्किंग और अच्छी और बेटर हो। क्लियर है? देखिए, हम बेसिकली मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं ना, लोगों की मेंटल लेवल पर भी वर्क कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल स्टडी टाइप का भी हम इसको बोल सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पीपल मैनेजमेंट कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों का मेंटल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी हम मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या टॉपिक को स्टडी करेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि एक एक जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ह्यूमन बीइंग की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा
ज्यादा है। अगर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उनकी वर्किंग बढ़ रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हम कोई मशीनरी तो है नहीं। इवन आप अगर मशीन से भी कंपेयर करेंगे तो मशीन को भी रिक्वायर्ड होता है ना, उसमें ऑयलिंग होती है कभी ना कभी, मशीन की भी पॉलिशिंग होती है, उसकी भी रिपेयरिंग होती है, तो ये सारी चीजें तो मशीन को भी रिक्वायर्ड है। तो क्या ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर्ड नहीं है? उसको भी एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा यहाँ पर आएगा सुपरविजन में, वो क्या आता है? टेक्निकल एंड मैनेजरियल नॉलेज। जो टेक्निकल और मैनेजरियल नॉलेज है, जिसे कि हम तकनीकी या प्रबंधकीय ज्ञान बोलते हैं, वो भी हमको कहीं ना कहीं जो सुपरविजन है, जो पर्यवेक्षण कर रहा है, उसके हाथ में होता है। अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगी, टेक्निकली अपडेशन रिक्वायर्ड है, या टेक्निकली जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम चल रहा है, जिस भी पैटर्न से टेक्निकली वर्क करते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीजें कौन एक्सप्लेन करेगा? वो आपका सीनियर जो होगा, जो मैनेजर होगा, वही आपको गाइड करेगा। और जब आपको डिफिकल्टी आएगी तो भी वही आपको हेल्प करेगा रिजॉल्व करने में। इसलिए टेक्निकल हेल्प भी किसके थ्रू मिलेगी? जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, उसके थ्रू ही आपको टेक्निकल हेल्प मिलेगी। और मैनेजरियल हेल्प तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जो जितनी भी वर्किंग है वो गाइडेंस किसके थ्रू मिल रहा है? वो उस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू मिल रहा है। इसलिए चाहे आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो, मैनेजरियल प्रॉब्लम हो, ये सारे इश्यूज जो भी आते हैं, इसके लिए आप डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करेंगे? जो आपको सुपरवाइज करेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ऐसा होता है ना कंपनी में, कई बार डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट मिला है, आपको भी इस पे वर्क करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब में होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो जान सकते होंगे, उनको ऑलरेडी इस चीज से परिचित होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, उनके भी या तो एल्डर सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनसे पूछ के देखिएगा। कभी भी कंपनीज में क्या होता है कि उनको ना प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आपका अभी पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, तो वो प्रोजेक्ट पर वर्क करना, प्रॉपर उससे रिलेटेड गाइडेंस, कोई ना कोई एक टीम लीड होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है। वैसे ही हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में किसके विषय में देख रहे हैं? जो आपको सुपरवाइज कर रहा है। तो ये एलिमेंट भी आपको क्लियर हुआ किस तरीके से टेक्निकल और मैनेजरियल हेल्प हमको मिल रही है विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिव एबिलिटी या सृजनात्मक क्षमता। क्रिएटिव एबिलिटी, अगर जो सुपरवाइज कर रहा है, अगर उसका क्रिएटिव माइंड नहीं होगा तो वो आपको कैसे हेल्प कर पाएगा? इसीलिए ये क्वालिटी का होना उसमें इम्पोर्टेंट है। तो आपको हेल्प कर पाए और ज्यादा क्रिएटिव हो पाए, जो वर्किंग है वो और बेटर हो पाए, क्योंकि वर्किंग बेटर होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम क्या कर पाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है उसको फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए एक क्रिएटिविटी जो होती है, सृजनात्मकता जो होती है, वो किसके माध्यम से आती है? वो जो सुपरवाइज कर रहा है, अगर वही आपको अच्छे से गाइड करेगा और क्रिएटिव आइडियाज के साथ शेयर करेगा आपकी वर्किंग को, तो उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे अपनी वर्किंग में? 100% करेंगे। तो क्लियर है, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है इन दी सुपरविजन। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। अभी हमने बेसिक तो जाना कि सुपरविजन क्या होता है या उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट अब हम ये देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में है क्या। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, वो आपको क्या बताता है? अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, या उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति। सो द बेसिक गोल क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना, उसको फुलफिल करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर एक गाइड चाहिए, एक मेंटर चाहिए या नहीं चाहिए? एक प्रॉपर गाइडेंस किसके थ्रू मिलेगा? सुपरविजन के थ्रू मिलेगा। क्योंकि सुपरविजन, अगर आप उस वर्ड को भी समझोगे ना, तो वर्ड का मीनिंग ही हमको ये बताता है, जो कि उस तरीके की अप्रोच रखता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक विजनरी अप्रोच को रखता हुआ जो पर्सन होगा, उसको ही हमने क्या बोला है? जो सुपरविजन रख रहा है। इसीलिए जो उसकी प्राइमरी स्टेज आएगी वो क्या आएगी? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो उसका जो फर्स्ट थॉट होगा उसके माइंड में, वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पर अगर हम महत्व देखें तो हमको हेल्प किस चीज में मिल रही है टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन या भावपूर्ण संप्रेषण। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा अगर सुपरविजन जो पर्सन आपको कर रहा है, जो सुपरवाइजर होगा, अगर वो इफेक्टिवली अपनी चीजों को कम्युनिकेट करेगा आप तक, तो आप उन चीजों को अंडरस्टूड करेंगे, आप दोनों के बीच में भी एक बेटर रिलेशन बनेगा, एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा। उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आपको जो भी टेक्निकलिटी है, जो भी वर्किंग है, वो प्रॉपर समझ में आएगी। और अगर आपको वर्किंग क्लियर है तो काम करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप काम तो कर ही लेंगे। बस हमें करेक्ट पता होना चाहिए, गाइडेंस हमको करेक्ट होना चाहिए कि एक्चुअल में करना क्या है।
क्लियर है? इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसका होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जिसका सुपरविजन होता है, जो हमें गाइड कर रहा होता है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंस इन कंट्रोल, नियंत्रण में सहायक। कहीं ना कहीं वर्किंग डिस्टर्बेंस ना हो वर्किंग में, वर्किंग एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू चले, इसलिए अप्रोच क्या रखी जा रही है? सुपरविजनरी अप्रोच रखी जा रही है। अगर केवल गाइड कर दिया गया, केवल डायरेक्शन, जैसे हमने एक डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा था, तो डायरेक्शन में क्या किया था? निर्देश दे दिए गए थे, डायरेक्शन दे दिया आपको, अब आप वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग आप करते जा रहे हैं, पर वो वर्किंग सही है या नहीं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार डायरेक्शन दे देने के बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन करेक्ट हो रहा है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जो सुपरविजन करता है वो क्या करता है? आपको डायरेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, गाइडेंस तो देगा ही देगा, लेकिन उसको वॉच आउट भी करता रहेगा कि वो चीजें परफेक्शन के साथ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसीलिए ये क्या करता है? कहीं ना कहीं अपना एक कंट्रोल रखता है। अगर वो सारी वर्किंग को कंटिन्यूसली वॉच आउट कर रहा है, कंटिन्यूसली उसके साथ में ही देखता जा रहा है कि वर्किंग प्रॉपर है या नहीं है, तो उसने अपना एक कंट्रोल स्टैब्लिश करके रखा हुआ है उस वर्किंग पे, उस पर्टिकुलर टास्क में। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर संसाधनों का अधिकतम उपयोग। हमने मैनेजमेंट में भी ये वर्ड कई बार सुना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेज। तो जितने भी संसाधन, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर पाएं, इसके लिए आपको परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच रखेगा। वो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से आप बेस्ट यूज कर सकते हैं अपनी वर्किंग को बेटर करने के लिए, उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज कैसे करना है, ये आपको कौन गाइड करेगा? जो आपके लिए सुपरविजनरी अप्रोच रख रहा है। तो क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बोलते हैं? मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन तो वही मेंटेन रखेगा जो सारी चीजों को गाइड कर रहा है, क्योंकि उसने डायरेक्शन भी दी है और वर्किंग को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियसली स्टेटमेंट में देखा, वर्किंग को वॉच आउट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन बना के रखा हुआ है उसने आपके ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन को मेंटेन करने में जो सुपरविजन अप्रोच रख रहा है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है? नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब जब इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो ऐसा होगा क्या कि एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए ये क्या करता है? एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है, कार्य करने की दक्षता को भी बढ़ा देता है, क्योंकि कार्य क्या करना है, कैसे करना है और सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो चीजों को कंटिन्यूसली देख रहा है। जब कंटिन्यूसली देख रहा है तो कार्य जो है वो बेटर ही होगा, कार्य करने की क्षमता और दक्षता जो होगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं, प्रॉफिट ही मिलेगा उस चीज से। हार्मोनियस रिलेशनशिप या फिर मधुर संबंध। जब सुपरवाइजर आपको गाइड कर रहा है प्लस साथ में फॉलोअप भी लेता जा रहा है, तो आपके और उसके बीच में टर्म्स कैसे बनेंगे? एक बेटर रिलेशन, एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा। क्योंकि आपको अगर डिफिकल्टी भी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको वो फ्रीडम, उतना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं कि आप उनसे प्रॉब्लम के टाइम भी पूछेंगे, और जहां जहां आपको डिमोटिवेशन होगा, जहां जहां आपको रिक्वायर्ड होगा, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और उन्होंने जो डायरेक्शन दी है, जो काम आपको बताया है, आप उनको अच्छे से करेंगे तो उन्होंने, उनका टास्क भी फुलफिल हो रहा है और आपका भी फुलफिल हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं एक बेटर रिलेशन बन रहा है या मधुर संबंध बन रहा है। क्लियर है? अब देखिए, लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा का विकास। मोटिवेशन तो बनेगा ही ना, अगर आपको कोई मेंटर या गाइड मिल जाता है जो आपको सही डायरेक्शन देता है, जो आपको गाइड करता है, जब समय समय पर आपको जरूरत होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आती है वर्किंग में, तो वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो एक मोटिवेशन अप्रोच तो आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं क्या होगा? एक अभिप्रेरणा का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा उस मोटिवेशन का पर्टिकुलरली। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, हमने अभी एक टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन में हमने क्या देखा? बेसिक मीनिंग ऑफ सुपरविजन देखा हमने विद द रेफरेंस ऑफ डेफिनेशन। उसके अलावा हमने उसके एलिमेंट्स देखे और उसकी सिग्निफिकेंस देखी। अब आगे इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मोटिवेशन। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये ईच जो वर्ड है वो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन बेसिक एलिमेंट्स, जो बेसिक वर्ड्स हैं, इनको इन डिटेल अच्छे से समझ लिया, तो आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। हमें इन्हीं बारीकियों को तो समझना था मैनेजमेंट में, जिसके कारण हम आपको बार बार बोल रहे थे कि आप परेशान मत होइएगा, आपका
टॉपिक जो है वो हम कवर भी कराएंगे और एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की जो करेक्ट अप्रोच है उसको समझ पा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज का, जो कि क्या है हमारा मोटिवेशन, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन की यदि हम बात करते हैं, सो मोटिवेशन मीन्स टू मोटिवेट अ लेबरर टू वर्क विद द एंथुसियाज्म। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, एंथुसियाज्म के साथ काम करता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो मोटिवेशन इंक्लूड्स अ वर्कर टू वर्क विद द फुल ऑफ पावर। कहीं ना कहीं मोटिवेशन से क्या होता है, हम एक इम्प्रूव करते हैं वर्कर्स के अंदर फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ वर्क करने को मोटिवेशन जो है हमको हेल्प करता है। और इन फैक्ट मोटिवेशन इज टू स्टिमुलेट द एम्प्लॉइज टू डू मोर वर्क एंड अचीव सैटिस्फैक्टरी वर्क। देखिए अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, इतना इन डिटेल जो भी विवरण यहाँ पर दिया गया है, अगर मैं आपको सिंपल रूप में बताती हूँ, मोटिवेशन हमको जीवन में हर पल आवश्यक होता है। चाहे हमारे जीवन में ही देख लीजिए, आप अभी अगर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आपको एक मोटिवेशन रिक्वायर्ड हुआ ना, कि आपको लगा कि आपको कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए है, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए है। उन सारी चीज़ों के लिए आपने फॉर्म फिल किया और आपने उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइफ को सेट करना है, वो सारी सिक्योरिटीज, उन सभी चीज़ों के लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आया। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन हो जो उसको मोटिवेट कर रही हो। तो यहाँ पर मोटिवेशन से क्या तात्पर्य, अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होता है ना, मोटिवेशन हमेशा एम्प्लॉइज का बना रहे, जिसके लिए हमको कौन हेल्प करता है, कोई ना कोई जो मैनेजर या सीनियर्स होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर कुछ कुछ सेमिनार्स भी कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू क्या हो पाएगा, एम्प्लॉयज जो है उनका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा बनी रहेगी। इसी प्रकार से हम मोटिवेशन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं उनको देखेंगे। अगर आप इस मीनिंग के थ्रू जाते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें बेसिक एलिमेंट्स को आप समझिए कि कहीं ना कहीं मोटिवेट जो करता है, जो मोटिवेटर होता है वो क्या कर रहा है, मोटिवेटर कहीं ना कहीं वर्कर्स को उनकी फुल एनर्जी के साथ काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उनके अंदर एक वर्क सेटिस्फैक्शन आए, इसके लिए उनको मोटिवेट करेगा। क्योंकि अगर वो बेटर परफॉर्म करेंगे, अपनी फुल एनर्जी और फुल एंथुसियाज्म के साथ काम करेंगे, तो उनकी वर्किंग अच्छी होगी, तो उनको अचीवमेंट्स मिलेंगी, और उनको अचीवमेंट्स मिलेंगी तो उनके अंदर क्या आएगा, वर्क को लेके एक सेटिस्फैक्शन आएगा। तो मीनिंग आप सभी समझ चुके हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं इसे। आगे यदि हम देखें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन जो होता है ना, अभिप्रेरणा है ये, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा, इट इज अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा। अब देखिए यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो बहुत सारे नंबर ऑफ टाइप्स आर देयर, जिसमें कि हम बेसिक एलिमेंट समझेंगे कि कितने कितने टाइप के मोटिवेशन होते हैं। बेसिक मीनिंग तो आप सभी को क्लियर है ना, मोटिवेशन क्या होता है, हम अपनी आम जिंदगी में भी सुनते हैं, या फिर अगर सामान्य रूप से देखें तो हम लोगों ने यूट्यूब पर ही हम कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी या अन्य जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी बातें सुन के मोटिवेट होते हैं, या उनसे जो भी गाइडेंस है वो लेते हैं, या जो भी हमारे लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो भी लीडर्स रहे हैं हमारी कंट्री में, तो उनके थ्रू भी हम मोटिवेट होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे आप मोटिवेट होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन भी होता है और नंबर ऑफ टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कुछ जो मोटिवेशन है उनको स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो मोटिवेशन आता है दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन या फिर सकारात्मक अभिप्रेरणा। पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है ना वो किस टाइप का होता है, लाइक पॉजिटिव मोटिवेशन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें, वो किसी भी एम्प्लॉय को पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाएगा। इतना तो आप सभी जानते होंगे ना कि पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स। पॉजिटिविटी क्या करती है, हमको एक सकारात्मक नजरिया देती है जीवन को जीने का। पॉजिटिव मोटिवेशन भी क्या करता है कि एम्प्लॉयज को एक पॉजिटिव अप्रोच देता है। मतलब यहाँ पर अगर हम इन ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, लाइक जो एम्प्लॉय है उसको आप पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसे इस तरीके से गाइड करेंगे कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में बेटर फीलिंग आएगी और वो अच्छा से अच्छा महसूस करेगा। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉइज को एप्रिसिएशन दे सकते हैं। एप्रिसिएशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते,
एप्रिसिएशन दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक रूप में उसको आगे बढ़ाना है ना, उसकी वर्किंग और बेटर हो जाएगी। अगर वो मोटिवेटेड, कोई भी पर्सन अगर मोटिवेटेड होता है, मतलब उसके अंदर अच्छी अभिप्रेरणा होती है, तो उसकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होगी, और अच्छी एनर्जी के साथ जो भी काम होता है वो हमेशा सफल ही होगा। इसलिए आपकी बेटर वर्किंग के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन जो है वो किस तरीके से काम करेगा, एप्रिसिएशन। किसी ने, आपने वर्क दिया, किसी भी जो सीनियर है, जो लीडर है, टीम लीड है, उसने किसी पर्टिकुलर, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसने टारगेट दिया था, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 100 पॉलिसी वाला। अगर उसको 100 पॉलिसी का टारगेट मिला और उसने उसको फुलफिल किया, उसने उसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जो सैलरी उसको मिल रही है वो तो मिल ही रही है, वो मॉनिटरी टर्म्स में, बट पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होगा, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कंपनी में क्या होता है ना, कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना टारगेट अचीव किया है तो क्लैपिंग की जाती है, जितने भी अदर एम्प्लॉयज होते हैं ना, सब मिलके क्लैप करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब उसको विश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जब एक हैप्पीनेस आएगी उसके अंदर, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, अंदर से भी एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स पैसा ही कमाना इंपॉर्टेंट है, पैसे के साथ साथ खुशियां भी तो जरूरी है जीवन में, वैसे ही पॉजिटिविटी जरूरी है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कैसे मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है, तो मॉनिटरी टर्म्स में भी पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है, और अनदर वे में कैसे हो सकता है, एप्रिशिएशन मिल सकता है, सभी लोग उसका मान सम्मान करेंगे, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे उसके लिए, तो भी वो मोटिवेट होगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन कैसे होता है, नकारात्मक अभिप्रेरणा कैसे होती है, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव तो ठीक है, नेगेटिव क्या एलिमेंट आ गया, नेगेटिविटी की भी जरूरत है क्या? देखिए, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभी रिक्वायर्ड होता है नेगेटिव मोटिवेशन। कभी कभी रिक्वायर्ड नेगेटिव मोटिवेशन से आप कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय है जिसने वो टारगेट फुलफिल किया है, दूसरे एम्प्लॉयज ने नहीं किया है, तो अब यहाँ पर नेगेटिव मोटिवेशन, वो व्यक्ति डिमोटिवेट होगा। लेकिन डिमोटिवेट होने के साथ साथ कुछ जो लोग होते हैं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव मोटिवेशन से भी उनको क्या लगेगा कि हमने वो टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आ जाएगी। तो जो नेगेटिव मोटिवेशन होता है ना, वो आ जाता है कंपटीशन की भावना से। तो ये कंपटीशन किसी के प्रति, अगर आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज है ना, कि किसी को देख करके हमने सोचा कि वो फर्स्ट आए हैं क्लास में, तो हमें भी फर्स्ट आना है। आपका रैंक थर्ड आया और आपको फर्स्ट आना है, तो आप थर्ड रैंक से फर्स्ट रैंक की जो जर्नी होगी वो आप सफर तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप थर्ड आने का आपको दुख है, आप और ज्यादा स्टडी करेंगे, और मेहनत करेंगे, और मेहनत करके आप अपनी थर्ड रैंक को, जो प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपका थर्ड आया है, वो आप अपने फाइनल एग्जाम्स में क्या करेंगे, प्री बोर्ड्स में आप थर्ड आए, तो आप बोर्ड एग्जाम के पहले पहले इतनी मेहनत कर लेंगे कि आप फर्स्ट रैंक पर आ जाएंगे। ऐसा करते हैं ना लोग, या नहीं करते? तो वो एक प्रतिस्पर्धा आ गई, कंपटीशन आ गया। तो नेगेटिव मोटिवेशन कैसे काम किया, क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक या मॉनिटरी मोटिवेशन, या आर्थिक या मौद्रिक अभिप्रेरणा। देखिए, इकोनॉमिकली या मॉनिटरी तो हम सभी जानते हैं, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हम सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए जाते हैं, जिसका जहाँ कहीं भी हम जॉब के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहीं ना कहीं मॉनिटरी टर्म्स में गेन करने। तो एम्प्लॉयज जो हैं, जब कभी वो अच्छी वर्किंग करते हैं तो उनको क्या देते हैं, उनको बोनस मिलता है, उनको बोनस भी मिलता है, ठीक है, उनको क्या मिलता है, और उनको हाई वेजेस भी पे किए जाते हैं, तो उनको हाई वेजेस मिल रहे हैं, उनको बोनस मिल रहा है, तो मॉनिटरी टर्म्स में भी हम क्या कर रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं। हो सकते हैं मे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको कोई टूर का पैकेज ही दे दे, ठीक है, तो इस चीज से भी आप मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली मॉनिटरी टर्म्स में आपने गेन किया। तो क्लियर है आप सभी को ये पॉइंट? अब देखिए, नेक्स्ट मोटिवेशन का टाइप क्या था, नॉन इकोनॉमिक और नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन, गैर आर्थिक या गैर मौद्रिक मोटिवेशन। बेसिकली ये जो टाइप का मोटिवेशन होता है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये डिफरेंट है। इसमें क्या होता है ना, लाइक जैसे कि हमने देखा पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव में भी क्या कर रहे हैं आप, एप्रिशिएशन दे रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। प्रमोशन देना हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मॉनिटरी गेन हो रहा है। एप्रिशिएशन करना उसके अंदर के सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा रहा है। जब हम बात करें नॉन इकोनॉमिकली या नॉन मॉनिटरी, यहाँ पर इकोनॉमिकली और मॉनिटरी टर्म्स में हम उसको प्रॉफिट नहीं करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर के सेटिस्फैक्शन लेवल को हम बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज को कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने कुछ आइडियाज शेयर किए किसी एम्प्लॉय ने,
उस आइडियाज को आपने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हुई, उस आइडिया से कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि उसकी भी इंपॉर्टेंस है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर का मोटिवेशन इंप्रूव होगा, उसकी वर्किंग जो है वो और बेटर करने का कोशिश करेगा आगे चल करके। तो इसीलिए ये जो था हमारा पॉइंट नॉन इकोनॉमिकली या नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन था। अब देखिए ये हमारे बेसिक टाइप्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक थ्योरी देखते हैं। ये मेरी फेवरेट थ्योरी रही है शुरू से ही, मैंने कई बार इस थ्योरी के विषय में आप लोगों से जिक्र किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज फाइनली हमारे पास वो टाइम आया है जब हम इस थ्योरी को पढ़ने वाले। मुझे लगता है कि ये जो थ्योरी है ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी इसको, अगर कुछ स्टूडेंट्स वैसे होंगे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्होंने इस थ्योरी को एथिक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो थ्योरी मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये हमारे एथिक्स का और प्लस मैनेजमेंट का एक कॉमन टॉपिक होता है। और एथिक्स और मैनेजमेंट अकेले का नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी टॉपिक है, प्लस कहीं ना कहीं हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एक मनुष्य के जीवन का क्या गोल होता है, अल्टीमेट क्या गोल क्या होता है, उसको भी यदि आपको समझना है तो आप बड़े बड़े दर्शनों के माध्यम से, बड़ी बड़ी फिलॉसफीज के माध्यम से समझते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस अप्रोच के थ्रू आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि हमें जीवन में एक्चुअली करना क्या है। एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना उसका लाइफ में क्या मोटिव होता है, वो अल्टीमेटली करना क्या चाहता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एक साइकोलॉजी का टॉपिक है। अब्राहम मैस्लो जो हैं इन्होंने इस जो थ्योरी है इस थ्योरी का इन्वेंशन किया है। किसने किया है? अब्राहम मैस्लो ने। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। कब किया है इन्होंने? 1943 में किया है। इन 1943 में ह्यूमन नीड्स को देखते हुए, मनुष्य की या मानव की जरूरतों को देखते हुए उन्होंने बेसिकली एक बहुत ही अच्छी बात बोली। मैस्लोज ने ये बोला कि देखिए ह्यूमन नीड्स जो होती है ना वो कैसी होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, जो जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती। पर डिपेंड करता है कि हम किसे चूज करें। तो चूज करना एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ना बने, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा होता है ना कि जो चीजें पहले प्रायोरिटी में जरूरी है हम उनको सिलेक्ट करते हैं, रेदर देन जो चीजें अभी जरूरत नहीं है, जिन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं लाइफ में। तो उन प्रायोरिटीज को आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में एक एक स्टेप रख के आगे बढ़ सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने बताया था। तो ये मेरी एक फेवरेट थ्योरी है, तो मैं चाहूंगी आप सभी भी इसे समझें, इसके महत्व को समझें, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये ह्यूमन बीइंग की नीड को समझते हुए, जानते हुए थ्योरी बनी है। तो एक मानव के लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट गोल को जानने के लिए बड़े बड़े दर्शनों की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ नीड्स। तो उसमें जो आपका बेसिक एलिमेंट आता है, फर्स्ट एलिमेंट, बेसिक और फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा आपका वो क्या आएगा, वो आता है हमारा फर्स्ट वन, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। या फिजियोलॉजिकल नीड की यदि हम बात करते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बेसिक चीजें होती हैं, क्या बेसिक नीड्स उसके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिक नीड्स हैं। क्या है ये बेसिक नीड्स हैं जो कि एवरी ह्यूमन बीइंग को बेसिकली लगती है। तो बेसिक नीड को हम जानने के लिए क्या देखेंगे, फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट। कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं तो बेसिकली हम बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान। तो क्या क्या आवश्यक है एक सामान्य मनुष्य को जीवन जीने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो बेसिक फूड होना चाहिए, सबसे जो बेसिक नीड आएगी वो क्या आएगी, फूड आएगा, वाटर आएगा, वार्मथ आएगा, रेस्ट आएगा। अब रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो स्लीप, ये एक बेसिक एलिमेंट में आता है। तो फर्स्टली एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इस नीड को फुलफिल करता है। इस नीड को फुलफिल करने के लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं, फर्स्टली वो इसको प्रायोरिटाइज करेगा, क्योंकि हंगर नीड को फुलफिल कर रहा है आपका कहीं ना कहीं फूड किस चीज के लिए काम कर रहा है, फूड एंड वाटर। हंगर को और थर्स्ट को, जो आपकी नीड है उसको फुलफिल करने का जो काम है वो कौन करता है, वो फूड करता है। तो फूड एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली खाने के लिए तो जीवन जी रहे हैं ना बेसिक रूप में। फिर वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक हो जाता है कि बाद में जब
भोजन त्याग दिया जाता है, दैट इज अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। बट इनिशियली हर व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, फूड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो बेसिक फूड एलिमेंट हो गया आपका। तो बेसिक नीड्स को फुलफिल किया आपने, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेज में आएंगे। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं तो क्या आता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी नीड आती है आपकी। सेफ्टी नीड आती है जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक एलिमेंट्स थे, आपके पास हाउस हो गया, फूड हो गया, ये सब आपने फुलफिल कर लिया। अब आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आते हैं। तो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हम क्या क्या एलिमेंट्स लेंगे, जब आपने बेसिक चीजों को पूरा किया तो अब आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे अपनी हेल्थ पे। करेक्ट, हेल्थ पे देना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा ना कि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि लोगों ने एक अच्छे फॉर्म में अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। मॉनिटरी नीड जब उनकी फुलफिल हो रही है तो वो बेसिक नीड को फुलफिल कर लेते हैं। जब बेसिक नीड को फुलफिल कर लेते हैं तो नेक्स्ट फिर वो लोग क्या करने लगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे। तो अब हेल्थ का जो एलिमेंट आएगा वो आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे अब यहाँ पर। करेक्ट, तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एलिमेंट आ जाएगा, जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कहाँ आते हैं, ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आते हैं। पेंशन प्लान भी लेते हैं ना लोग, पेंशन प्लान लेते हैं कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा आफ्टर 62 फिर क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। अगर आपके पास खाने और रहने के लिए नहीं है तो आप फिर ये सब सोच नहीं पाएंगे। इसलिए आपने क्या किया, सबसे पहले अपनी बेसिक नीड को फुलफिल किया, और जब आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए तो फिर अब आप अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देने लग गए। आपने पेंशन प्लान्स ले लिए, ये एग्जाम्पल्स आप सभी चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, पेंशन प्लान्स वगैरह ले लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस ले लेंगे, ये सारे काम करेंगे। अब आपने ये सब भी कंप्लीट कर लिया। जब आपने ये सारी चीजें भी कर ली तो अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हो अपने जीवन में। एक स्टेप और आगे बढ़ने पे फिर आपके पास क्या आता है, बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स। अब जब आपके पास बेसिक नीड है, आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, इसीलिए सेटल होना है ना आप लोगों को। जॉब के लिए आप लोग इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो। बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो कंप्लीट हो, और फाइनेंशियल नीड कंप्लीट होने के बाद क्या हो, फिर आप सभी शादी कर लें। करेक्ट, बहुत से लोग होंगे जो शादीशुदा होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो शादी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आपके अंदर, आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब सिक्योरिटी होगी, और इस जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर फ्यूचर तक के लिए मॉनिटरी टर्म्स में आप टेंशन फ्री। अब आप क्या करेंगे, फिर मैरिज वाला सेक्टर आएगा, तो क्या होगा, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, मैरिज, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस का जो पार्ट है वो आपका उसके बाद आएगा। जब ये भी फुलफिल हो गया, जब ये भी फुलफिल हो गया तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, उसके बाद फिर आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी स्टीम नीड आएगी, फिर आप क्या करेंगे, प्रेस्टीज, फीलिंग्स एंड अकम्पलिशमेंट के लिए काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बिठाते हैं, क्योंकि अब मॉनिटरी टर्म्स में तो वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर उनके अंदर क्या आता है, पोस्ट, पावर, पैसा। जैसे आज आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कल के दिन हो सकता है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, फिर आप किसी और बड़े पद के लिए तैयारी करें, तो आपके पास पैसा भी होगा, सिक्योरिटी, सेफ्टी भी होगी, बट उस समय आपको लगेगा कि आपके पास वो पद और प्रतिष्ठा होनी आवश्यक है। तो आप अपनी पोस्ट, प्रेस्टीज के लिए काम करेंगे इसके बाद, जब आप ये सारी चीजों को पूरा कर लेंगे। अब इनिशियली लोग मिस्टेक क्या करते हैं लाइफ में, स्टार्टिंग से ही सोचने लगते हैं कि हमको ये पोस्ट मिल जाए, हम ये बन जाए, बेसिक एलिमेंट्स नहीं है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इतना आगे बढ़ गए और हम प्रिपरेशन करने लग गए किस चीज की, बड़ी सी बड़ी पोस्ट की, प्रेस्टीज की। बोला जाता है ना कई बार कि तुम्हारा मान सम्मान या प्रतिष्ठा किस चीज में, आप हो क्या अभी, तो पहले खुद को बन के दिखाना पड़ेगा, तब हम अपने अधिकार के साथ बोल सकते हैं। तब आप समझे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ये कहावत क्यों बोली जाती है, इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये सारी नीड्स, ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, ये तो आपने फुलफिल किए नहीं, तो पहले ये सारी चीजें एक एक करके आप पूरी कीजिए। अब देखिए फिर क्या हुआ, जब अकम्प्लिश कर लिया, प्रेस्टिजियस आपको पोस्ट मिल गई, आपने अब सब कुछ अचीव कर लिया, तो जब इतनी अच्छी आप पोजीशन पे भी पहुंच गए, आपकी खुद की ओन कंपनी है, आप सीईओ हो, आपके अंदर सब कुछ चीजों को लेकर के सेटिस्फैक्शन है, फैमिली अच्छी है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ होने के बाद फिर जो कुछ लोग होते हैं ना, फिर वो उसके और हायर लेवल पे जाते हैं, जो आता है आपका लास्ट एलिमेंट, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल।
अब जब आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं लाइक वो क्या करते हैं, आगे की चीजों को पूरा करते हैं। तो आगे की चीजों को पूरा करने के लिए कैसे करेंगे, वो अकम्प्लिश करेंगे कहीं ना कहीं उस गोल को जो उनका एंड गोल है, जो उनका हायर लेवल गोल है। तो हायर लेवल जो गोल होता है वो उनका, वो कैसे मिलता है उनको, ये सारी चीजों के बाद। आप सभी ने सुना होगा ना कि कुछ ऐसे मॉन्क्स होते हैं जो सब कुछ अचीव करने के बाद, अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद कहीं ना कहीं जा करके सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर चले जाते हैं हिमालय में तपस्या करने के लिए। जरूर सुना होगा आप सभी ने। तो आपने ये सारी चीजों को फुलफिल किया, उसके बाद अल्टीमेटली आपका जो हाई लेवल है, जो आत्मा कार्य का है, जो आपकी आत्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सारी नीड्स के बाद ही होगा आपका। मैंने आपको बोला था ना कि ये जो टॉपिक है ये आपका एथिक्स से, लाइफ से, साइकोलॉजी से, मैनेजमेंट से, हर चीज से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आपको अल्टीमेट गोल तक पहुंचा रहा है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल देख रहे थे, वैसे ये एक ह्यूमन नीड है, ये एक मानव के जीवन का अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब होता है तो लोग क्या करते हैं, सारी चीजों का परित्याग करके एक डिफरेंट लेवल पर जाते हैं, जब वो खुद की आत्मा के लिए काम करते हैं, स्वयं के लिए काम करते हैं। और जब ये सब कुछ अचीव कर लिया तो स्वयं के लिए कार्य करने के लिए लोग मॉन्क बनेंगे, लोग तपस्या करेंगे, लोग अपने हायर लेवल पे जाएंगे। अब देखिए, ये तो एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ये ह्यूमन नीड के ऊपर था जो मैस्लोज ने बताया। अब इसको समझने और जानने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर प्रोफेशनली कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसके पास बेसिक एलिमेंट्स होंगे लाइक रोटी कपड़ा मकान। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो बहुत महंगी होती है। मैं इसी टॉपिक को आपको एक सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके पास एक तो पढ़ना बहुत सारा है, बहुत सारी चीजों का नॉलेज गेन करना है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, तब जाके आप वो एग्जाम क्रैक करेंगे। तब आप उस एंट्रेंस को देने के बाद इतने वर्षों की, इतनी सारी इयर्स की आप स्टडी करेंगे, तब जाके आप डॉक्टर बनेंगे। तो आप सोचिए कि उसके पास बेसिक एलिमेंट्स होंगे। बेसिक एलिमेंट्स होने के बाद फिर वो क्या करेगा, अपनी आगे की चीजों को सिक्योर करेगा। लाइक वो जब किसी भी स्टडी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाइक किसी भी इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो जाता है, कोई स्टूडेंट है, उसके पास बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक चीजों के बाद वो किसी इंस्टीट्यूट में सेफ हो गया, सिक्योर हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया, अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो अब स्टडी करना स्टार्ट कर दिया उसने, सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को देखते हुए उसने अपनी अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से वो पास होता है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपनी लाइफ को सेट करेगा, मैरिजेस वगैरह करते हैं लोग। उसके बाद फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो और एमडी और जो उनके में जो मास्टर्स होते हैं, जो सर्जन होते हैं, उन चीजों को पढ़ेगा, बहुत सारे अचीवमेंट्स को अचीव करने की कोशिश करेगा, अपना बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी पोस्ट को एनहांस कर रहे हैं, बेसिक डॉक्टर तो वो बन चुके हैं। अब इसके बाद फिर उनका जो हायर लेवल होगा, जो उनका हायर लेवल होगा उन डॉक्टर्स का, वो उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने ये सब कुछ अचीव कर लिया तो फिर उनका जो हायर लेवल होता है डॉक्टर्स का, वो उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना जिनका नाम हम सुनते हैं कि ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं इस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड के, तो वो उनका अल्टीमेट गोल वो होगा, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का अलग अलग गोल हो सकता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल हो सकता है। हमको सारी चीजों को, कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए ही स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। ये थी हमारी मैस्लोज नीड हायरार्की। जो हमारा आज का टॉपिक था सुपरविजन और मोटिवेशन, ये दोनों टॉपिक हमने आज कंप्लीट किए। आगे की क्लास में जो आगे के टॉपिक्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ इनको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फिर एमसीक्यूज आएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वो सारी चीजें अच्छे से बन पाएंगी। क्लियर है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।